नाज़रीन, प्रोग्राम सनत मैशत में डॉक्टर शाहिद रजा की जन्म से खुशामदीद। नाज़रीन, आज के इस प्रोग्राम हम इस बात का जायजा लेंगे कि पाकिस्तान के इकोनॉमिक इश्यूज क्या हैं और जो करंट पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है उसकी वजह से हमारी इंडस्ट्री और इकोनॉमी कैसे इफेक्ट हो रही है, हमारे जो फॉरेन रिजर्व क्यों कम हो रहे हैं। इसके साथ साथ हम ये भी देखेंगे कि जो हमारे ओवरसीज जो पाकिस्तानीज हैं वो जो रेमिटेंसेज पहले भेज रहे थे, जो पैसे बाहर से आ रहे थे, डॉलर्स जो बाहर से आ रहे थे, वो क्यों कम हो रहे हैं। इस तमाम चीज़ों के लिए हमारे प्रोग्राम में सबसे पहले मैं अपने मेहमानों का तारुफ करता चलूँ। हमारे साथ मौजूद हैं बिलाल हैदर चट्टा साहब। चट्टा साहब, वेलकम टू द प्रोग्राम। सर, थैंक यू। हमारे दूसरे मेहमान असद नवीस साहब, एनालिस्ट हैं। थैंक यू सर। नवीस साहब, आपको भी वेलकम टू द प्रोग्राम। चट्टा साहब, सबसे पहले मैं आपसे क्वेश्चन ये करूंगा कि पाकिस्तान के इस वक्त जो करंट पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है जी, उसकी वजह से कौन कौन से इश्यूज जो लग रहे हैं इस वक्त, करंट कौन कौन से इश्यूज हैं? सर, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी हमारे मुल्क का इस टाइम सबसे बड़ा मसला है, क्योंकि जाहिर है कि हमारी इकोनॉमिक स्टेबिलिटी तभी आएगी जब पॉलिटिकली हम स्टेबल होंगे। और हमारे मुल्क के अंदर अभी जो करंट सिचुएशन है कि वफाकी एक हुकूमत आई, एक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत थी, इन्होंने रजीम चेंज का नाम दिया और एक सेटअप आया, एक नया सेटअप आया यहाँ पर। और ऑल्दो वो एक आईनी कहते हैं कि आइन के थ्रू आए और आइन के तहत आए, जो कुछ उन्होंने किया, उन्होंने वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लिया, अपने नंबर्स पूरे किए और उसके बाद एक नया सेटअप पाकिस्तान में लेके आए। लेकिन उसके बावजूद उनके पास सिर्फ वफाकी हुकूमत थी। एक वफाकी हुकूमत यानी जो 27 किलोमीटर का एरिया कहा जाता है, वहां पर मुस्लिम लीग नून की हुकूमत, केपीके, पंजाब के अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत, as usual, and it's been almost 15 years Pakistan People's Party in Sindh, और बलूचिस्तान almost divided through all the parties। बाप पार्टी बनी and it was all developed और सब कुछ इसे किया गया। अब इस सिचुएशन के अंदर हमारा जब भी कोई फॉरेन इन्वेस्टर या बाहर से हमारे ओवरसीज पाकिस्तानी दे कैन एनालाइज कि पाकिस्तान के अंदर इस टाइम पे स्टेबिलिटी नहीं है। पॉलिटिकल स्टेबिलिटी इट मीन्स कि जब कोई स्टेबल गवर्नमेंट आए जिसके पास पूरा टेन्योर हो, एवरीबॉडी नोज कि किसी के पास भी, अब जैसे वफाकी हुकूमत है, इनके पास, इन्हें चाहिए ये था कि इलेक्शंस करवाते, ये इलेक्शंस करवाकर हुकूमत में जो पार्टी जीतती प्रॉपरली वो आती और आके अपना टेन्योर पूरा करती। इन्होंने अपने केसेस सेटल करने के लिए, एक्चुअली अगर हम सिचुएशन देखें ओवरऑल, हु इज द बेनिफिशियरी ऑफ ऑल ऑफ इट, वो ये खुद से हैं। इन्होंने अपने केसेस सेटल अप करने के लिए ये सारा टाइम टेक अप किया। मुल्क की इकोनॉमी इंप्रूव करने आए नहीं थे। तो वही जो सियासतदान हमेशा से, तो बिल्कुल ठीक, मैं कह रहा था कि जो चीदा आपको लगते हैं जो इकोनॉमिक इश्यूज हैं जी, उसमें डॉलर्स के वाले से फॉरेन सर देखिए, डॉलर तो ऑब्वियसली हकदार साहब की बात करें तो हमें कहा जाता था कि वो बहुत बड़े इकोनॉमिस्ट हैं और आएंगे पाकिस्तान तो आकर डॉलर की ऊंची उड़ान को कंट्रोल करेंगे। इसी तरह पहले मिफ्ता इस्माइल साहब, एक्चुअली हमारी इकोनॉमी इज डायरेक्टली कनेक्टेड टू, मैं इसलिए पॉलिटिकली बार बार इसलिए बात करता हूं कि ये लोग हैं जिन्होंने आपकी इकोनॉमी को इंप्रूव करना है। आपकी इकोनॉमी को सेटल डाउन करने वाली यही पार्टीज, यही हुकूमत है जिसने आपकी इकोनॉमी को सेटल अप करना है। इनके अलावा तो और ऑप्शन कोई नहीं है। तो जब ये आए थे, आने से पहले बड़े वादे किए थे इन्होंने कि हम इस मुल्क की इकोनॉमी को ठीक करेंगे। इमरान खान साहब, उनके दौर के अंदर 150 रुपए का लीटर पेट्रोल था एंड एवरीबॉडी इन द ऑपोजिशन वाज क्रिटिसाइजिंग कि किस तरह से इस मुल्क के अंदर 150 रुपए लीटर पेट्रोल अफोर्ड किया जाता है, एंड ऑल अदर जो सब चीजें थी, जो महंगाई की शरह थी, इन्होंने आकर 3 गुना बढ़ा दी है। और रीजन इज पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी। अच्छा जी, असद नवीस साहब, आप क्या देखते हैं कि जो इस वक्त पाकिस्तान के मेजर इकोनॉमिक इश्यूज कौन कौन से हैं? सर, जैसे चट्टा साहब ने कहा है, बड़ी क्लियर एंड कट बात है दैट पॉलिटिकल स्टेबिलिटी इज डायरेक्टली रिलेटेड टू इकोनॉमिक स्टेबिलिटी एंड वाइस वर्सा। जो बड़े मसाइल इकोनॉमी को लेके, उसमें सबसे बड़ा मसला है ट्रस्ट डेफिसिट का। आपकी मार्केट, डोमेस्टिक मार्केट, एफडीआई, आपके फॉरेन रेमिटेंसेस ट्रस्ट मांगते हैं आपकी हुकूमतों पे। बड़ा सवाल यहाँ पे पैदा हो जाता है कि हुकूमत आपको ट्रस्ट दे सकती है या स्टेट आपको ट्रस्ट दे सकती है। इसके अंदर इंडस्ट्रियलाइजेशन की बात कर लें, इसके अंदर आप अपने एग्रीकल्चर सेक्टर की बात कर लें, तमाम तरह सेक्टर्स की आप बात कर लें, पाकिस्तान इज स्ट्रगलिंग रियली रियली हार्ड। एक जो बड़ा मसला पाकिस्तान की इकोनॉमी को घेरा हुआ है वो आपका सर्कुलर डेब्ट है। आपकी इंपोर्ट्स, आपका तेल, आपकी एनर्जी सेक्टर, बहुत बड़ा गर्दिशी कर्जे की जो बड़ी बुनियाद है वो आपके इंपोर्ट्स है। इंपोर्ट सेक्टर को आप कट ऑफ कर नहीं सकते। डिलेइंग इन डिसीजन मेकिंग आपकी बहुत ज्यादा है। अगर आपने आईएमएफ के पास जाना, अभी क्लाइमेट रेजिलियंट आपकी कॉन्फ्रेंस हुई है, डोनर्स कॉन्फ्रेंस, 10-12 बिलियन डॉलर्स आपको लेफ्ट राइट से आ जाने, कर्जे की मद में आते हैं या आपको क्या कहते हैं डोनेट किए जाते हैं, ग्रांट दिया जाता है। दैट्स नॉट द सब्जेक्ट, दिस इज नॉट द इशू। इशू ये कि $1 बिलियन आपने आईएमएफ से लेना है। वो $1 बिलियन आप आईएमएफ से लेंगे तो दुनिया आपके लिए रास्ते खोलेगी। आपका वो जो ट्रस्ट डेफिसिट जिसकी मैं बात कर रहा हूं, वो आपको 10-12-20 बिलियन डॉलर से नहीं आने, वो आपको आना है आईएमएफ के $1 बिलियन से। नाउ कमिंग बैक टू व्हाट आईएमएफ नीड्स, आईएमएफ आपसे मांगती है लॉन्ग टर्म वायदे। 9th सेशन आपका रिव्यू पड़ा हुआ है, अभी रिव्यू पे गया है, उसमें वो मांगते हैं कि जी आपके जितने भी आ रहे हैं खसारे इसको पूरा करें, जो आपका
इनकम टैक्स का डेफिसिट आ रहा है, इसको पूरा करें, आपने लेवीज लगानी थी वो पूरी करें, सब्सिडी देनी थी अच्छा, ऐसा आपने सब खत्म मुझे ये करें। बताएं, वो तो बिल्कुल ठीक है। जो डॉलर्स है, अब देखें कि वो कहाँ से 180 से शुरू हुआ, 200, इस वक्त 250 पे एक्चुअली खड़ा है वो, जो ओपन मार्केट में। Exactly. गवर्नमेंट तो क्लेम कहती है 224 पे है। तो इसको मुझे बताएं, इसके हवाले से क्या गवर्नमेंट क्या करे? अब सर देखें डॉलर, आपने अच्छा सवाल पूछा। डॉलर इस वक्त पाकिस्तान में 3 रेट में मिल रहा है, एक इंटरबैंक में, एक ओपन मार्केट में और एक आपका जो ब्लैक मार्केट में मिल रहा है। तीनों रेट्स 30-30 रुपए का इन तीनों में फर्क है। इंटरनेशनल मार्केट में डॉलर की कीमत अगर आज ओपन मार्केट को कंपेयर किया जाए तो 260-65 उसकी कम से कम रेट बनता है अगर आप इंटरनेशनल से करें। हमने उसको मसनूई तौर पे रोक के रखा हुआ है 225 पे, जिसकी वजह से हमारा जो ब्लैक में जा रहा है, अब आप देखें अफगानिस्तान से जो बॉर्डर के रेडियो में बैठ के, खोतों में बैठ के आपका डॉलर जा रहा है। 4.7 बिलियन डॉलर्स आपके फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स रह गए। 8.3 बिलियन डॉलर्स आपने इस फिजिकल ईयर के एंड पे देने, 73 बिलियन डॉलर्स आपने 3 साल की मद में देने। डू यू हैव एनफ मनी इन योर पॉकेट कि आप उसको रीपे कर सकें? अगेन सर्कुलर डेप्ट हो गया, री इंडस्ट्रियलाइजेशन होगी, ट्रस्ट डेफिसिट हो गया। IMF देखिए, हम एज एन एंकर जब तजिया कार टेलीविजन स्क्रीन पे बैठे होते हैं, हमारे लिए बड़ा मुश्किल हो जाता है बयानिया बनाना या एक नैरेटिव फॉर्म करना कि IMF के पास जाएं। इंडिया की मसाले देना भारी पड़ जाती हैं, इजराइल की मसाले देना भारी पड़ जाती हैं। 2% जिसको हम कहते थे, आज वो 2% 2.5 रुपए का हुआ है। अच्छा बिलाल चड्ढा साहब, मुझे ये बताएं कि ये सारे इश्यूज तो हैं जी लेकिन एक साल के अंदर जो लास्ट 1 ईयर गुजरा है, जो रजीम चेंज हुआ है, जी उसमें जो रिजर्व आपके 19 बिलियन डॉलर से 4.7 बिलियन आ गए। जी बिल्कुल। तो आप इसको कैसे देखते हैं? क्या हम सर्वाइव कर जाएंगे या सर कुछ लोग कहते हैं डिफॉल्ट? सर्वाइवल हमारा तो देखें, अल्लाह की ज़ात है जो इस मुल्क को चला रही है और इंशाल्लाह चलाते रहेंगे। और इन लोगों के हाथ में अगर ये हो तो शायद मेरा ख्याल है कि अभी तक ये मुल्क बचाना हो। अब यहाँ पर सिचुएशन एक्चुअली ये है कि जिस तरह से मैंने आपको पहले भी बताया कि इनके आने से पहले जो कुछ कहा जाता है, देखिए हमारे मुल्क के अंदर अगर हम इकोनॉमी की बात करें तो वी हैव एवरीथिंग है। हमारे पास यहाँ पे ऐसी अपॉर्चुनिटीज है। एक छोटा सा इनिशिएटिव मैं आपको बताऊं, ऑलिव का, ठीक है, एक ऑलिव्स की अगर हम बात करें, हमारी ऑलिव प्लांटेशन है इस मुल्क के अंदर, इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी है। ऑलिव ऑयल इज वन ऑफ द मोस्ट एक्सपेंसिव ऑयल ऑल ओवर द वर्ल्ड, ठीक है, और हमारे यहाँ पे इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी है। इस ऑलिव की तरह देयर आर थाउजेंड्स इनिशिएटिव यहाँ पर इस मुल्क के अंदर, लेकिन मसला सिर्फ नीयतों का है। हमें चाहिए नीयतों वाले लीडर्स, क्योंकि जिस तरह मैंने आपको बताया कि हम जब भी मईशत की बात करेंगे तो हमारा इशारा हमारे हुक्मरानों की तरफ जाएगा, बिकॉज दे आर द वन जो इस मुल्क के अंदर मईशत को कंट्रोल करते हैं और चीजों को स्टेबल करते हैं। डॉलर की आपने बात की, डॉलर की स्मगलिंग का इतराफ इसाकदार साहब ने बैठकर किया। अब इस स्मगलिंग का इतराफ दुनिया के किसी अच्छे मुल्क, किसी तरक्की याफ्ता मुल्क के अंदर आप जाएं और उनका फाइनेंस मिनिस्टर ये कहे कि मेरे मुल्क के अंदर से डॉलर स्मगल हो रहा है, तो मेरा ख्याल है उस फाइनेंस मिनिस्टर को उसी टाइम पे रिजाइन करना चाहिए। लेकिन हम लोग मोरली इतने वीक हैं और हम लोगों की मोरल वैल्यूज तो मेरा ख्याल शायद है ही नहीं है, स्पेशली सियासतदानों की, कि वो ऐसा क्लेम करने के बावजूद भी बड़े फख्र से कहते हैं कि जी मैं इन चीजों को कंट्रोल कर लूंगा और मेरे बैठे हुए डॉलर स्मगल हो रहा है। और करने वाले कौन लोग हैं? यही तमाम सियासतदान। जी असद नवी साहब, ये जो स्मगलिंग एक बहुत बड़ा इशू है, एक पूरी पैरेलल इकोनॉमी चल रही है साथ साथ। बिल्कुल, जो हमारी रियल इकोनॉमी उसके साथ उतनी ही बड़ी, बल्कि उससे भी कुछ लोग ज्यादा बड़ी इकोनॉमी चल रही है। तो इसको कैसे देखते हैं आप स्मगलिंग सर को? जब मुल्क में आपके जो बिग हंक्स होते हैं, एलिफेंट्स होते हैं, सरमाया इन्हीं का ही होता है। जब मुल्क के हालात खराब हो रहे थे, उन्होंने देख के अगला कदम उठाना होता है। आपकी मुल्क की जो एलीट है, अभी आपका आटा गंदम चीनी का बहरान चल रहा था, वो बहरान पैदा किए जाते हैं हमारे मुल्क में, बहरान पैदा किया जाता है ताकि एलीट को सेटिस्फाई किया जाए, ताकि एलीट को किसी ना किसी तरीके से अकोमोडेट किया जाए। पाकिस्तान के अंदर डॉलर्स, मैंने अगेन जैसे पिछले अपने बात की थी कि ओपन मार्केट में डॉलर आपको 265-270 रुपए का होना चाहिए। आप 225 रुपए का आप मार्केट्स में दे रहे हैं, तो ब्लैक तो आपका अच्छा होगा। ऐसा नहीं साहब, ये तो बिल्कुल ठीक है। मुझे ये बताएं, जो हमारी बेसिक नेसेसिटीज हैं, जैसे हमारी गंदम है, चना है, फ्रूट्स हैं, वेजिटेबल्स हैं, जो बेसिक जो हमारी फूड आइटम्स हैं, कमोडिटी, वो मुझे आप बताएं कि उनकी प्राइसेस चलें। डॉलर्स तो हमारे इश्यूज हैं, चले जी, हमने रिजर्व, हमारे रिजर्व्स हैं, उसके इश्यूज हैं, लेकिन जो हमारी जो बेसिक नेसेसिटीज ऑफ लाइफ हैं, उनकी प्राइसेस बहुत स्पीड से बढ़ रही हैं। आप देख लें प्याज की कीमत, आप देख लें आटे की कीमत, देख लें बहुत स्पीड से। उसकी क्या वजह है? सर देखें, जब करप्ट पॉलिटिशियंस और इनकॉम्पिटेंट आपकी ब्यूरोक्रेसी मिल जाए ना, तो पाकिस्तान एक मॉड्यूल बन जाता है इंटरनेशनल मार्केट में कि हाउ सक्सेसफुल कंट्रीज विद ऑल द रिसोर्सेज कोलैप्स। पाकिस्तान के साथ यही हो रहा है। जैसे चड्ढा साहब ने बात की कि पाकिस्तान के अंदर तो हर चीज है। 33 बिलियन डॉलर का हमारा CPEC यहाँ पे एक इनिशिएटिव है, BRI का फ्लैगशिप प्रोजेक्ट कहते हैं, पता नहीं किस लिहाज से फ्लैगशिप प्रोजेक्ट कह देते हैं। चाइना जैसा मुल्क जिसने पूरी दुनिया में अपना इकोनॉमिक जाल बचाया हुआ है, हर जगह वो ट्रेड कर रहा है, दुनिया का कोई कोना नहीं छोड़ा, हम उसके नेबर्स हैं, बट वी आर स्टिल नॉट एबल टू सिक्योर आवर रीजन। हम अपने रीजन में एग्रीकल्चर सेक्टर को नहीं उसको प्रमोट कर सके। आपने कमोडिटीज की बात की है, ये मोनोपलाइजेशन, कार्टेलाइजेशन की जाती है हमारे मुल्क के अंदर। आप बताएं, जो आपकी ये खाद है, आई थिंक 60 मिलियन टन हम बनाते हैं
और 5 मिलियन, और हमारी जो उसकी जरूरत है वो 55 मिलियन टन है, फिर उसकी गायब हो रही है, ब्लैक हो रही है, फिर इंपोर्ट कर रहे हैं। सिमिलरली गंदम की आप बात करें, अब गंदम का हमें पता था, वैसे तो भी ये फ्लड्स वगैरह सारा कुछ आया था, हमें पहले ही तैयार होना चाहिए था। जैसे मैंने आपको कहा कि इनकॉम्पिटेंट ब्यूरोक्रेसी और करप्ट पॉलिटिशियंस का जो यहाँ पे एक नेक्सस है, इस नेक्सस की वजह से हमारे मुल्क के अंदर जितनी भी ये जिस मर्जी चीज आपको मैं 500 बिलियन ला के भी दे दूं, जैसे सीपैक एक प्रोजेक्ट है, $55 बिलियन पे चला गया हुआ है, वो प्रोजेक्ट पड़ा हुआ है वहां पे, वो प्रोजेक्ट कहीं नहीं जा रहा, लेकिन उसका भी तक सेकंड फेज हम अबूर नहीं कर सके, जस्ट बिकॉज ऑफ दिस स्टूपिड नेक्सस गोइंग बिटवीन आवर कंट्री, दीज पॉलिटिशियंस। अच्छा ऐसे साहब ये बिल्कुल ठीक है। अच्छा चट्टा साहब मैं आपसे एक क्वेश्चन, सी पैक इज चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर रियल गेम चेंजर। ठीक है। इस पे आप देखें कोई $60 बिलियन की इन्वेस्टमेंट हुई लास्ट 5 इयर्स में, अब उसका फेज 2 शुरू चल रहा है, फेज 3 भी होना शुरू हो रहा है। तो आप कैसे देखते हैं कि क्या ये एक सक्सेसफुल है, या अभी इसके हवाले से आप समझते हैं कि अभी इस पे काम होने वाला है, या कुछ लोग कहते हैं ये स्लो डाउन हो गया है, क्या वाकई ऐसा इशू है? प्रॉब्लम ये है कि इंटरनेशनली हमारे मुल्क को कंट्रोल किया जाता है। यहाँ पे अगर हम बात करें अमेरिका की, तो अमेरिका हैज अ ग्रेट इन्फ्लुएंस ऑन आवर कंट्री, और हमारे मुल्क में कोई भी ऐसा काम जो हमारे मुल्क के लिए बेहतर होगा उसे नहीं करने दिया जाएगा। सीपैक के डिलेज देख लें आप यहाँ पे हमारे मुल्क के अंदर लोड शेडिंग है, बिजली, ठीक है, सबसे आसान एंड द चीपेस्ट एंड द क्विकेस्ट डैम विच इज टू बी क्रिएटेड वो है कालाबाग डैम। आज तक कालाबाग डैम सर इट इज द इजीएस्ट, क्योंकि वो नेचुरली अल्लाह की तरफ से एक ऐसा प्लेन बना हुआ है, इफ यू डू द रिसर्च ऑन दैट, सबसे कम कॉस्ट वाला और सबसे इजी टू क्रिएट वो कालाबाग डैम है, लेकिन उसको क्रिएट नहीं करने दिया जा रहा पाकिस्तान के अंदर। अगर कालाबाग डैम बन जाए, जिस तरह से मैं तो शायद उस टाइम पे था भी नहीं, लेकिन मेरे साथ एक सीनियर उस दिन बैठे हुए थे, उन्होंने मुझे बताया कि जब मंगला डैम बना और पाकिस्तान के अंदर हम लोग इलेक्ट्रिसिटी में सरप्लस हो गया, और यहाँ पे लोगों के पास हर घर के अंदर लोग इलेक्ट्रिक हीटर्स इस्तेमाल करते थे घरों में सर्दियों के अंदर, एंड बिजली इतनी सस्ती थी और इतनी वाफर थी, और पाकिस्तान सोच रहा था इसको इंडिया एक्सपोर्ट करने का एट दैट टाइम। उसके बाद क्या हुआ, इंटरनेशनल इन्फ्लुएंस की वजह से पाकिस्तान के अंदर यहाँ पे कोई भी काम नहीं कर सकते आप। जिस तरह से मैंने आपको डैम्स की मिसाल दी, इंडिया ने सैकड़ों डैम्स बना लिए इस टेन्योर के अंदर। इंडिया के अंदर क्या किया उन्होंने जागीरदाराना निजाम खत्म किया वहां पे अगर आप देखें लैंड रिफॉर्म्स, वहां पे उन्होंने रिस्ट्रिक्ट कर दिया, जागीरदारों को खत्म कर दिया। हमारे यहाँ पे तो 4-4, 500-500 मुरब्बे, मेरे दोस्त हैं 400-400, 500-500 मुरब्बे के मालिक हैं सर। अच्छा एक फैमिली। मुझे वो तो बिल्कुल ठीक है, मैं आपसे बात करता था। असद साहब मैं आपसे एक क्वेश्चन करूंगा डैम्स के वाले से। बहुत बड़ा एक सेक्टर है जो लास्ट 40 ईयर्स में हमने जो 2-4 बड़े डैम्स बनाए, उसके बाद हम डैम्स नहीं बना सकते, तो उसकी क्या वजह लगती है कि डैम्स क्यों नहीं हम बना सके? सर वेरी वेल सेड के छोटे बड़े डैम्स इज नीड ऑफ द आवर। हर साल अब ये फ्लडिंग वगैरह भी आ रही है, क्लाइमेट चेंज का भी एक फिनोमेना चल रहा है, पानी की किल्लत भी है। पाकिस्तान विल बी स्कार्स आई गेस इन 2025 और 2030 कहा जा रहा है। यूनाइटेड नेशंस भी यहाँ पे हिंट दे रहा है। पैसा होना चाहिए ना सर डैम्स बनाने के लिए, फिर आपके पॉलिटिकल कंसेंसस होना चाहिए। अब कालाबाग डैम इज नीड ऑफ द आवर। अगर कालाबाग डैम बन जाता है, आपके एनर्जी रिसोर्सेज आपके मुल्क के अंदर काफी सारी चीजें सही हो जाएं, लेकिन कालाबाग डैम मुशर्रफ के जमाने से लगा है, गर्दन काटने के लिए तैयार है, लेकिन हम कालाबाग डैम बनाने के लिए तैयार नहीं है। सिमिलरली अगर बात कीजिए पाकिस्तान की, जो अगेन वी लैक गवर्नेंस ओवर हियर एज वेल। इंडिया वहां पे बैठा, हमारा उनके साथ सिंदास मुआहदा हुआ था, हमारा उनके साथ इंडस वाटर ट्रीटी हुई थी, उसके अंदर डिसाइड किया गया था कि भाई 2 दरिया हमारे हैं, 2 दरिया आपके हैं, पानी आप जाएंगे अरेबियन सी में तोड़ देंगे। लेकिन आप अपने पाकिस्तान इंडिया के बॉर्डर में इंडिया कोई डैम नहीं बनाएगा कि पाकिस्तान का पानी रुके। हमने इसका मुआहदा पूरा, हमने इस मुआहदे पे चले, लेकिन उसका मकसद ये नहीं था कि हम पानी को जाया कर दें। आज इंडिया हमारे हर बॉर्डर के साथ छोटे छोटे डैम्स बना रहा है। हम यहाँ बैठ के इंडिया को तो क्रिटिक करते हैं कि भाई आप सिंदास मुआहदे की आप खिलाफ वर्जी कर रहे हो, भाई आप डैम बना लो। आप तो एक डैम आप जो आपके मुल्क का सबसे बड़ी नीड ऑफ द आवर है। अच्छा साहब एक छोटी सी ब्रेक लेनी है नाज़रीन, यहाँ पे हम छोटी सी ब्रेक लेंगे। बहुत अहम इशू है डैम्स के हवाले से, वाटर के हवाले से हम बात कर रहे थे। गुफ्तगू का सिलसिला दोबारा यहीं से शुरू करेंगे। स्टे विद अस। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्पेशल टीवी का आना पाकिस्तानियों के लिए खुश आइन है। ये हवा का एक ताज़ा झोंका है, इनसे हमें बहुत और बड़ी तवक्कुआत हैं। हम यकीन रखते हैं, उम्मीद रखते हैं कि स्पेशल टीवी चैनल आवाम की नुमाइंदगी करेंगे, खुसूसी तौर पर महरूम, मज़लूम और मजबूर तबक़ात की रहनुमाई करेंगे। पाकिस्तान को आगे की तरफ, तरक्की की तरफ, खुशहाली की तरफ ले जाने के लिए
स्पेशल टीवी चैनल वक्त की एक ज़रूरत है। जी नाज़रीन, वेलकम बैक। नाज़रीन, हम पहले बात कर रहे थे कि पाकिस्तान के जो डैम्स का लास्ट 40 ईयर्स में हमने कोई बहुत बड़ा डैम नहीं बनाया, छोटे डैम्स भी बनाए। इंडिया ने बहुत सारे डैम्स बनाए, चाइना ने बहुत सारे डैम्स बनाए। हम इस सेक्टर में बहुत पीछे रह गए। फिलहाल चट्टा साहब, मैं आपसे क्वेश्चन करूंगा कि क्या लगता है आपको कि हम लास्ट 40 ईयर्स में कोई बड़ा डैम नहीं बना सके? कालाबाग डैम के अलावा बड़े सारे डैम थे, बुंजी डैम था, भाषा डैम था, बिल्कुल दासू था, बड़े सारे और डैम से बना सकते थे। जी, नीलम देख लें, हमने उसको बनाते बनाते 30 साल ज़ाया कर दिए। बिल्कुल। तो आप क्या समझते हैं कि जो डैम्स के हवाले से कोई अभी लगता है कि नियर फ्यूचर में कुछ इस पे जो काम गवर्नमेंट ने क्लेम किया था लास्ट 5 ईयर्स में, जी, दासू पे, भाषा पे और मोहम्मद डैम पे काम शुरू होता है, उसके हवाले से क्या है आपको लगता अच्छा, डैम्स की सर आपने बात की। जाहिर है, मैंने आपको जिस तरह से बताया कि इंटरनेशनल इन्फ्लुएंस हमारे मुल्क के ऊपर, जो इंटरनेशनल पावर्स एंड दे डोंट वांट कि हम किसी भी तरह से तरक्की करें। हमारा हमसाया मुल्क, हम एक ही डेट पे आज़ाद हुए, हम भी और हिंदुस्तान भी। आज हिंदुस्तान की इकोनॉमी की बात करें और हम अपनी इकोनॉमी की बात करें तो शायद ज़मीन आसमान का फ़र्क है। रीज़न बिहाइंड इज़ कि अमेरिका ने इंडिया को कहा, मोदी को कहा कि तुमने रशिया के साथ जो है वो अपने इकोनॉमिक टाइज नहीं रखने, उससे चीज़ें इंपोर्ट नहीं करनी, कुछ भी नहीं किया। मोदी ने तो सब कुछ किया। उसने कहा जी मैं आपका एलाई हूं, आपका मुलाजिम नहीं हूं। उसके बावजूद उसने रशिया से ऑयल भी इंपोर्ट किया, गंदम भी किया और अपने मकसद, अपने फायदे के लिए सब कुछ किया। अमेरिका कुड डू नथिंग। जब यहां पर अमेरिका या कोई और मुल्क हमें कहता है कि आप ये ना करें, हम ओबे करते हैं उस सबको और उसके अगेंस्ट कभी बात नहीं करते, ऐसी हिम्मत नहीं करते। और अगर कोई शख्स हिम्मत कर भी ले तो मेरा ख्याल उसको हुकूमत से हटा दिया जाता है। दिस इज द रीजन कि हमारे मुल्क के अंदर, मैंने आपको बताया, डैम छोड़ के यहाँ पर कोई भी काम पॉजिटिव जो हमारे लिए हो, हमारे इस मुल्क के अंदर वी हैव 52 टाइप्स ऑफ फ्रूट्स। वी हैव, हमारे मुल्क में 5 मौसम है, अल्लाह का दिया गया सब कुछ है। ना यहाँ पानी की कमी है, ना यहाँ किसी चीज की कमी है, नीयतों की कमी है और हमारी पॉलिटिकल लीडरशिप की नीयतों की कमी है। जब वो सिस्टम खराब होता है ना, तब पूरी अवाम भी उसके साथ साथ खराब होती है। अच्छा, चट्टा साहब फरमा रहे हैं सही कि वो डैम्स के इश्यूज जो थे, वाटर के इश्यूज हैं, तो आप कैसे देखते हैं हसन साहब कि जो हमारा अभी देखें कि इस वक्त जो फ्लड्स हैं, अगर हमारे डैम्स होते, प्रॉपर स्टोरेज बने होते, तो हम काफ़ी हद तक अपना बचा सकते थे। तो कैसे देखते हैं कि जो फ्लड्स जो पाकिस्तान में आए हैं, जिसकी वजह से हमारी एग्रीकल्चर बिल्कुल, सिंध की बिल्कुल तबाह हो गई है, जो साउदर्न पंजाब है उसमें बहुत ज़्यादा इफेक्ट हुआ, तो कैसे देखते हैं डैम्स को और फ्लड्स के वाले से? सर ये तो विदाउट एनी डिबेट, इसमें तो डिबेट होनी नहीं चाहिए कि डैम इज नीड ऑफ द आवर। लेकिन सवाल यहाँ पे ये जन्म लेता है कि पाकिस्तान के जो पॉलिटिशियंस हैं और इनका जो विजन है और इनकी जो सिंसेरिटी पाकिस्तान की, वो किस हद तक है। अगर आपने रियासत को बचाना है तो फिर आपकी प्रायोरिटीज डिफरेंट हो जाती हैं, अगर आपने सियासत को बचाना है तो फिर आपकी प्रायोरिटीज डिफरेंट हो जाती हैं। पाकिस्तान के अंदर मायोपिक पॉलिसी मेकिंग के ऊपर बहुत ज्यादा फोकस किया जाता है। मायोपिक पॉलिसी मेकिंग ये होती है कि ऐसा कोई कारनामा, ऐसा कोई प्रोजेक्ट दिखाएं जिससे अवाम को नजर है। मिसाल के तौर पे ये बीआरटी बना दी, एक ब्रिज बना दिया, अंडरपास बना दिया, जो काम होता नजर है, जो 8-2 साल में मैक्सिमम हो जाए, 1 साल के अंदर। ये डैम्स को आपको पता है इट्स अ सुपर लेंथी प्रोसेस, ये एक टेन्योर में तो शायद वैसे ही ना पूरा हो, इसके अंदर कैपिटल लाने की बड़ी जरूरत पड़ती है। ये वो प्रोजेक्ट्स होते हैं, अगर आप रियासत के साथ सिंसेयर होंगे तो आप उस तरफ जाएंगे। आप अपना एजुकेशन सेक्टर देख लें, आज तबाहकुन है। आप अपना हेल्थ सेक्टर देख लें, आज तबाहकुन है। ये आपकी प्रायोरिटीज डिसाइड करती हैं कि आपने अगर रियासत को बचाना है तो आपको इधर काम करना पड़ेगा। आपने बात की फ्लड का, आज हम जैसे तजियाकार यहाँ पे चैनल पे बैठ के आपको बता सकते हैं कि पाकिस्तान विल गो अहेड नेक्स्ट ईयर एंड विल फेस द सेम फ्लड कैटास्ट्रोफी वन मोर टाइम। और इसी तरह की डोनर कॉन्फ्रेंस होगी जहां पे पाकिस्तान को कशकोल लेके जाना पड़ने के भाई हमारी मदद करें। अब पाकिस्तान अगर अपने मुल्क के साथ सिंसेयर है तो ये जो कालाबाग डैम हो गया, जितने भी डैम्स हो गए, क्या हमारी जरूरत नहीं है? वहां पे आप देख लें सिंध के अंदर जो कराची का हाल है, आज पूरा पाकिस्तान बल्दियाती इलेक्शन करवा दें, एमपीएम की जोड़ तोड़ की सियासत हो रही है। पाकिस्तान इज ऑल, इट्स वेरी डाइवर्स इन पॉलिटिक्स। हर जगह इतनी बाइपोलैरिटी देखी जा रही है, लेकिन कोई डिस्कस कर रहा है कि भाई कराची का अगर तुमने मेयर बनाना है, हैदराबाद का तुमने मेयर बनाना है, वो जो तुम यहाँ पे नाले और तुम्हारे यहाँ पे जो चीजें हो रही हैं, अभी मौसम में मानसून सीजन आना है तो आपका सारा कराची भर जाना है। अच्छा, इसके लिए डैम की तो ये जरूरत नहीं बिल्कुल है। ठीक है, मैं बिल्कुल आप सही फरमा रहे हैं। एक जो सेक्टर है पाकिस्तान का, जो जिसकी वजह से हमारी इकॉनमी नहीं चल रही, इंडस्ट्री नहीं चल रही, वो एनर्जी क्राइसिस है, एनर्जी सेक्टर है, जिसका डैम्स के साथ भी तल्लुक है। लेकिन आप देख लें कि हमने अभी जो सी पैक में तो उसमें 28 बिलियन डॉलर्स के हमने जो इन्वेस्टमेंट थी वो एनर्जी के वाले से थी, एनर्जी प्रोजेक्ट्स के लिए थी।
तो आप क्या समझते हैं कि जो एनर्जी क्राइसिस का इंडस्ट्रियलाइजेशन के साथ कैसे कोरिलेट आप करते हैं और कैसे देखते हैं इसको? सर ऑब्वियसली ये डायरेक्टली कनेक्टेड है। अगर हमारे मुल्क के अंदर इलेक्ट्रिसिटी के जो फ्लॉज हैं वो रहेंगे, मैं आपको बताऊं अभी भी बहुत सी चीजें हैं जो क्रिएट की गई हैं। इतनी ज्यादा लोड शेडिंग हमारे मुल्क में नहीं है जितनी क्रिएट की गई है। अब उसको क्रिएट करने के पीछे द रीजन बिहाइंड सोलर पैनल्स की इंपोर्ट और पाकिस्तान को दूसरी इलेक्ट्रिसिटीज की तरफ लेके जाना, जबकि आप अपने कोर इश्यूज वो चीजें जो आप मैनेज कर सकते हैं। यहाँ पर आपकी बिजली चोरी, आप अभी लाहौर से बाहर निकलें और लाहौर से बाहर निकलते साथ ही आप देखें तो जितने भी गांव हैं उन सब में मोस्टली घरों में मीटर ही नहीं है। वहां पे 4-4 एसी लोगों ने लगाए हुए हैं और वहां पर मीटर नहीं है। मैं लाहौर के बिल्कुल साथ स्टार्ट होने वाले तमाम एरिया की बात कर रहा हूं जो शायद लाहौर की रीजन के अंदर अभी आते हैं। इन चीजों को आप कंट्रोल नहीं कर सकते, आपके यहाँ सिस्टम नहीं है। अब जब तक आप सिस्टम को ठीक नहीं करेंगे ना, कुछ भी ठीक नहीं होगा। आप यहाँ पे जो मर्जी भी कोशिश कर लें। सो द प्रॉब्लम इज रूल ऑफ लॉ। जिस रूल ऑफ लॉ की बात की जाती है, यहाँ पर कोई सिस्टम बने, रूल ऑफ लॉ हो और लोगों को पता हो कि अगर मैं यहाँ पे कोई 2 नंबरी करूंगा, कोई चोरी करूंगा तो मुझे एक ऐसा हाथ डाला जाएगा जिससे मेरी जान बख्शी नहीं होगी। हमारे मुल्क के अंदर सिर्फ सबसे बड़ी प्रॉब्लम यहाँ पर यह है कि जो लाकानूनियत है, ये तमाम प्रॉब्लम्स उसकी वजह से हैं। अच्छा जी, चट्टा साहब जैसे फरमा रहे हैं कि जो हमारी लाकानूनियत है और बड़े सारे इश्यूज है, लोड शेडिंग भी हो, हमारा इतने रिसोर्सेज थे, हम एक सर्वे के मुताबिक हम 1 लाख मेगावाट बिजली प्रोड्यूस पानी से कर सकते हैं, बिजली से पैदा कर सकते हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हम नहीं कर सके। उसके अलावा अब हमारा जो फोकस है वो हम जो बिजली प्रोड्यूस करें कोयले से पैदा करें और तेल से पैदा करें। तो आप कैसे देखते हैं कि क्या हमें अपना जो पैराडाइम शिफ्ट लाना पड़ेगा कि हम अपने आप को कोयल और जो तेल है उससे बिजली से कम प्रोड्यूस करने की बजाय अगर हमारा फोकस वाटर पे आ जाए और डैम्स की तरफ से, तो कैसे आप देखते हैं? सर एनर्जी मिक्स की बात की जाए तो आपने खुद एक्सप्लेन कर दिया कि पाकिस्तान का जो एनर्जी मिक्स है वो दुनिया जहान में इस तरह का कोई फॉर्मूला नहीं होता। कोल के ऊपर एनर्जी आप बना रहे हैं, कोल भी अब पाकिस्तान के अंदर जो कोल पाया जाता है, वैसे तो हम कहते हैं कि बलूचिस्तान इज वेरी रिच इन कोल, बट दैट कोल इज यूजलेस फॉर अस जब तक हमारे पास उसकी रिफाइनरी नहीं पड़ी। हाइडल की बात करते हैं, हाइडल की हमारे पास प्लांटेशन नहीं है यहाँ पे जिस तरह से हम बनाते हैं। सोलर की बात करते हैं, वो मोनोपोली पे बेस करती है, वो सारा इंपोर्ट कर रहे हैं। एनर्जी मिक्स आप ये इंडिपेंडेंट पावर प्रोड्यूसर्स को ले लें, शायद खाकान अब्बासी का एक लंबा केस चलता है तो 2010 में मुआहदे करके बैठे थे फिक्स रेट्स पे। जब आपने डॉलर्स में कतर की कंपनियों के साथ मुआहदे कर लिए कि अगले 10 साल की रेस में तो सर्कुलर डेप्ट आपका इंक्रीज कर ली। ये मुआहदे सिर्फ पैसे थे कि पैसा होगा तो इन चीजों पे जाएंगे ना, पैसा खुला होगा, ऊपर से सिर्फ पैसा होना। अभी तो हमारे खाने देने 1 महीने की इंपोर्ट्स के पैसे भी नहीं हमारे पास, एक्सपोर्ट्स के पैसे भी नहीं, रॉ मटेरियल आ नहीं रहा, कहां से ये चीजें करें? सवाल तो ये होता है कि ये तो वे आउट्स आपको टेक्स्ट बुकों में मिल जाएंगे। मैं आपको इकोनॉमी की किताब पढ़ाता हूँ, हर चीज वहां पे लिखी है, वे आउट्स के आपको सर्वेज आ रहे हैं, रिसर्च पेपर लिखे जा रहे हैं। इसाक डार बैठ के मिफ्ता पे तनकीद कर रहा है, मिफ्ता बैठ के इसाक डार पे कर रहा है। 6 वजीर खजाना पिछले 6 साल में बदले गए हैं। असद उमर से आप शुरू हो जाए, वे आउट्स आपको हर बंदा बताता नजर आएगा, लेकिन बात ये कि कैसे का सवाल का जवाब यही होता है कि भाई पैसे कैसा। अच्छा साहब, एक हमारा ये तो आपने बिल्कुल बजा फरमाया कि जो हमारे जो कॉम्पिटेंसी के गवर्नेंस के इश्यूज बिल्कुल सही आपने फरमाए। एक बहुत अहम सेक्टर हमारा है, वो मैं आपकी तरफ वापस आता हूँ दोबारा। चट्टा साहब, मैं एग्रीकल्चर इकॉनमी, पाकिस्तान की जो एग्रीकल्चर इकॉनमी है उसमें जो 24% जो कॉन्ट्रीब्यूशन जीएनपी में वो एग्रीकल्चर का है। और फिर ये देख लें आपकी जो क्रॉप्स हैं, फ्रूट्स हैं, वेजिटेबल्स हैं, एक बहुत बड़ा रॉ मटेरियल हमें एग्रीकल्चर से मिलता है जिससे हमारी एक्सपोर्ट्स बढ़ सकती हैं, इंपोर्ट्स कम कर सकती हैं। तो कैसे देखते हैं कि हमने लास्ट 75 ईयर्स में एग्रीकल्चर में इतनी प्रोग्रेस नहीं की जितनी हम ज़रूरी मुल्क हैं। बिल्कुल, हम क्लेम करते हैं कि हम एक ज़रूरी मुल्क हैं, लेकिन उसके बावजूद हम प्याज भी, टमाटर भी, फ्लावर्स भी और जो गंदम है बाहर से इंपोर्ट करते हैं। कैसे देखते हैं सर? मैं आपको बताऊं, अगर हम बड़े सगीर की बात करें पाकिस्तान बनने से पहले, तो इस रीजन को सोने की चिड़िया कहा जाता था इसकी क्रॉप्स की वजह से। द क्वालिटी ऑफ द क्रॉप्स हियर, वी हैव बेस्ट प्रोडक्शन ऑफ राइस। आप सिट्रस की बात कर लें, आप फ्रूट्स की बात करें, आप क्रॉप्स की बात करें, तो जो पाकिस्तान को अल्लाह ताला ने जमीन दी है, इट इज प्रोड्यूसिंग द बेस्ट क्रॉप्स एंड द बेस्ट एग्रीकल्चर इन द वर्ल्ड। लेकिन हमारे यहाँ प्रॉब्लम क्या है दैट वी डोंट डू द रिसर्च। हमारे पास यहाँ पर एक एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी मेन फैसलाबाद की है और बहुत छोटे छोटे से इंस्टीट्यूट्स हैं। एग्रीकल्चर में एडवांस फार्मिंग का कॉन्सेप्ट हमारे मुल्क में अभी तक आया ही नहीं है। हम लोग फॉलो करना नहीं चाहते, हम अपनी क्रॉप्स को इंप्रूव करना नहीं चाहते और हमें गवर्नमेंट सपोर्ट नहीं करती। मतलब आई वेंट टू ऑस्ट्रेलिया, मैंने वहां पे देखा फार्मर्स, वहां पे उनको गवर्नमेंट ने बहुत बड़े बड़े एरियाज दिए हुए हैं। दे हैव गिवन देम बड़े आसान शर्तों के ऊपर जहाज तक दिया हुआ किसान को अपनी फार्मिंग के लिए, पेस्ट स्प्रे करने के लिए ही हैज अ ग्लाइडर, उसको बाकायदा एयरप्लेन भी गवर्नमेंट ने दिया हुआ बड़ी आसान किस्तों के ऊपर। और वो कहते हैं जितनी जमीन तुम चाहते हो ले लो, कल्टीवेट इट, इसको डेवलप करो एंड प्रोड्यूस इट। और वो एडवांस फार्मिंग की बेहतरीन सीड्स, एवरीथिंग इज प्रोवाइडेड बाय द गवर्नमेंट। जी, जैसे
बिलाल चट्टा साहब बता रहे हैं कि जी वो हमारे पाकिस्तान में एग्रीकल्चर के इश्यूज क्या हैं, और फिर उन्होंने ऑस्ट्रेलिया की एग्जांपल दी क्योंकि वो ज़रूरी मुल्क है और उन्होंने बहुत ज़्यादा लाइफ स्टॉक सेक्टर में तरक्की की। तो आप क्या समझते हैं कि वाकई एग्रीकल्चर के जो इश्यूज हैं वो हम उनको रिजॉल्व कर सकते हैं, या कैसे देखते हैं आप? सर, although we do claim to be an agrarian country, but we're not an agrarian country. लेकिन हमारा एक बहुत बड़ा लेबर फोर्स इसके साथ एसोसिएटेड है। 60% ऑफ आवर लेबर फोर्स इज डायरेक्टली एसोसिएटेड टू एग्रीकल्चर सेक्टर। बात वही आ जाती है कि दुनिया किस तरह ट्रीट कर रही है अपने सेक्टर्स को और हम किस तरह से ट्रीट कर रहे हैं। हम साउथ एशिया में अगर पाए जाते हैं और एग्रीकल्चर सेक्टर सो कॉल्ड हमारे साथ ये टैग लगा हुआ है, तो क्या हम अपने नेबरिंग कंट्रीज में भी ये एक्सपोर्ट्स कर पा रहे हैं? नहीं। हमसे बेहतर कंट्रीज, हमसे जो थकी हुई कंट्रीज है वो हमसे बेहतर एक्सपोर्ट्स कर रही हैं। हम तो साउथ एशिया को नहीं कवर कर पा रहे हैं। हमारा टारगेट होना चाहिए कि हम यूरोप तक जाएं, अफ्रीका तक जाएं, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका तक जाएं, लेकिन हम तो पाकिस्तान के साथ वाले जो कंट्रीज है उधर नहीं जा रहे। दूसरी चीज आ जाती है अगेन पैसे की बात। माइक्रो स्मॉल स्केल फाइनेंसिंग, जो आप ट्रैक्टर्स हैं, ऑल दैट, जो आपकी जो जितनी भी आपको खाद वगैरह चाहिए, इसके लिए फाइनेंसिंग होनी चाहिए। फाइनेंसिंग आपको फार्मर्स को सपोर्ट करें, सपोर्ट होगा फार्मर्स को तो वो ज्यादा खाद भी लगाएगा, वो ज्यादा क्रॉप भी करेगा। पाकिस्तान लैक करता है, अगेन जो मैंने शुरू में बात की थी कि एक तो ट्रस्ट डेफिसिट, ऊपर से हमें जो सबका जो हम पे एहसान करता है हम उसके हिसाब से सबसे ज्यादा एहसान फरामोशी करते हैं। टफ डिसीजंस लेने की यहाँ पे बात आती है। क्या हम वो टफ डिसीजंस ले सकते हैं कि यार ये हमारी प्रायोरिटी है, एग्रीकल्चर सेक्टर अगर हमारे साथ टैग लगा है तो हमने इसको एक्सपोर्ट लेवल पे लेके जाना है। क्वालिटी क्वांटिटी तो हमारी अच्छी है, क्वालिटी की अगर बात की जाए, लेकिन उस क्वालिटी को कोई बंदा बाय कर रहा है, हमें पैकेजिंग नहीं आती, हम डिस्प्ले नहीं कर सकते। हमारा मुल्क, मैंने आज तक, मैं यूएस में होता था, शर्टें एक जमाने में अमेरिका की आती थी, पाकिस्तान की आती थी अमेरिका में, मेड इन पाकिस्तान, मेड इन पाकिस्तान। 10 साल से मैं वहां देख रहा हूँ, आई हैव सीन मेड इन बांग्लादेश, मेड इन इंडिया, मेड इन नेपाल, मेड इन वियतनाम। वेयर इज पाकिस्तान नाउ? पाकिस्तान स्टैंड्स नोवेयर। जी अच्छा जी, चट्टा साहब मुझे बताएं कि जो एग्रीकल्चर के इश्यूज आप बता रहे थे उसमें एक सेक्टर है लाइफ स्टॉक है और फिर एक सेक्टर है पोल्ट्री के सेक्टर, सब सेक्टर। बिल्कुल। हमारा जो चिकन है इस वक्त जो करंट उसकी प्राइसेस हैं, आप देख लें 200 से वो 500 पे चला गया। जी बिल्कुल। तो उसकी वजह से जो हमारा जो गरीब बेचारा फार्मर के अलावा जो गरीब आवाम थी उसके लिए एक वाहिद एनिमल प्रोटीन का सोर्स था, ठीक कह रहे हैं, जिससे उनको अगर बीफ या मटन वो अफोर्ड नहीं कर सकते ठीक है, तो उनके लिए एक बड़ा एक अच्छा सोर्स है एनिमल प्रोटीन का। तो वो भी अब वो जो गरीब आदमी की दस्ते से बाहर निकल गया है। तो अब आप कैसे देखते हैं इसको कि सर? जरा देखिए, सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो है वो है सोयाबीन इंपोर्ट की, मतलब पोल्ट्री की अगर आप बात करते हैं, और मेरा चूंकि खुद भी पोल्ट्री फील्ड से थोड़ा सा ताल्लुक है, मेरे अपने पोल्ट्री शेड्स भी हैं, और अब प्रॉब्लम यहाँ पर ये है कि सोयाबीन इज द मेन इंग्रेडिएंट ऑफ द फीड जो पोल्ट्री को आपने खिलानी, जो मुर्गी खाएगी। यानी अगर हम मुर्गी की बात करें तो अगर ये ब्रॉयलर सिस्टम दुनिया में इंट्रोड्यूस ना हुआ होता, ये फार्मिंग ना आई होती, तो शायद आज हमें मुर्गी तस्वीरों में नजर आती, हम आम इंसान के पास खाने के लिए चिकन अवेलेबल ना होता। क्योंकि जब ये नहीं था सब कुछ, तब भी चिकन वॉज अ बिगर लग्जरी देन मीट। मटन की बात करें, अगर बकरे की बात करें, जब ये चीजें इंट्रोड्यूस हुई 36 डेज के अंदर हमने एक मेच्योर बर्ड पैदा करना शुरू कर लिया। अब प्रॉब्लम यहां पे ये है कि इट वाज अवेलेबल फॉर एवरीवन, कि हर कोई प्रोटीन अपनी नीड पूरी कर सकता है। अब सोयाबीन की अंदर बात करें तो यहां पर कमीशंस के इश्यूज, यहां पर बुरी फॉर्म का सोयाबीन इंपोर्ट करने के इश्यूज, हर चीज में 2 नंबरी के इश्यूज की वजह से सब कुछ रुका पड़ा। इस टाइम पे गवर्नमेंट यहां पे हमारे पोर्ट पे माल खड़ा है जो अलाउ नहीं कर रहे हैं, एलसीज नहीं खोल रहे हैं। यहाँ पे सिर्फ इकोनॉमी को अननेचुरली और एक गलत तरीके से कंट्रोल करने की कोशिश की जा रही है, जो इनसे कंट्रोल हो भी नहीं पा रही है। अच्छा चट्टा साहब, हमें एक छोटी सी ब्रेक लेंगे। नाज़रीन, यहाँ हम लेंगे एक छोटी सी ब्रेक, और बहुत अहम गुफ्तगू हम कर रहे हैं कि पाकिस्तान की एग्रीकल्चर इकोनॉमी से इश्यूज क्या हैं। गुफ्तगू से दोबारा शुरू करेंगे। प्लीज स्टे विद अस। जी नाज़रीन, वेलकम बैक। नाज़रीन, हम जो पहले बात कर रहे थे वक्फे से पहले, क्योंकि पाकिस्तान की जो एग्रीकल्चर इकोनॉमी है बहुत अहम है, हमारी रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखती है, लेकिन अभी तक हम अपने एग्रीकल्चर जो कमोडिटीज़ हैं, कुछ प्रोडक्ट्स को बाहर से इंपोर्ट करते हैं, जिसकी वजह से हमारे फॉरेन रिजर्व द्वारा कम हो रहे हैं। तो मैं असद मजीद साहब आपसे बात करूंगा कि जो हमारा फार्मर है, गवर्नमेंट ये कहती है कि वो उसकी जो मैकेनाइजेशन है, जो नई टेक्नोलॉजीज हैं, उसको वो अडॉप्ट नहीं करता।
तो क्या वाकई इशू है या ये किसकी जिम्मेदारी है कि नई टेक्नोलॉजीज फार्मर अडॉप्ट करे? हमारा जो एग्रीकल्चर का एक्सटेंशन डिपार्टमेंट है, क्या वो वाकई इस पे काम कर रहा है या नहीं कर रहा है? कैसे देखते हैं आप मैकेनाइजेशन को? सर, जो फार्मर्स की अब लाइफ है ना वो बदल चुकी है। इसके अंदर बहुत ज्यादा रिसर्च आ चुकी है, बहुत ज्यादा इसके अंदर टेक्नोलॉजी आ चुकी है। ड्रिप इरिगेशन एक पाकिस्तान के अंदर, आपको पता है इरिगेशन, वी हैव द रिचेस्ट इरिगेशन सिस्टम इन पाकिस्तान आई गेस। ड्रिप इरिगेशन में जितना पानी हम जाया करते हैं शायद ही दुनिया को कोई बंदा इसको जाया करता, हालांकि वी नीड वाटर, वी नीड टू सेव वाटर। फार्मर्स की अगर बात करें तो दे नीड अवेयरनेस, दे नीड एजुकेशन, दे नीड द लेवल ऑफ अवेयरनेस कि भाई आप अपनी क्रॉप को कम मेयार में कैसे ज्यादा प्रोड्यूस कर सकते हो। यही अब रह गया ना दुनिया के अंदर कि भाई प्रोडक्शन लेवल को आपने ज्यादा से ज्यादा एक्सटेंड करना है रिसोर्सेज को यूज करके। अब ये जो आपके मौसमी तब्दीलियां आती हैं, अगर हमारे फार्मर्स को पता होता कि भाई अगले साल सैलाब आना है, किस मौसम में हमें सैलाब फेस करने को मिल सकता है, किस मंथ में जाके हमारी क्रॉप ज्यादा आ सकती है, ये टेक्नोलॉजी के साथ आती है। चाइना सीपैक के साथ बात करते हैं, सीपैक के साथ हमारा बड़ा एक वी हैड अ वेरी गुड एसोसिएशन विद देम इन एग्रीकल्चर सेक्टर एज वेल। वो चाह रहे हैं कि हमारे फार्मर्स को एजुकेट किया जाए, वो चाह रहे हैं कि भाई हमारे साथ मिलकर कोलैबोरेट करके साउथ एशिया के रीजन को एक्सटेंड किया जा सके, लेकिन पाकिस्तान के अंदर ये मैकेनिज्म नहीं पाया जाता। फैसलाबाद के अंदर जो एक बड़ी पाकिस्तान की फेमस यूनिवर्सिटी आई गेस साउथ एशिया के अंदर, उसके अंदर भी आप R&D अगर मेरे हिसाब से उसकी एग्रीकल्चर सेक्टर की देखें, आई डोंट थिंक दैट इज इनफ। एक नाम बन चुका है बट वी डोंट मीट द इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स एज ऑफ नाउ। हमें चाहिए कि हम इंटरनेशनल मॉडल्स को देखें, उसको पाकिस्तान के अंदर लेकर आए, टेक्नोलॉजी को यहाँ पे प्रमोट करें, फाइनेंसिंग करें, वो इक्विपमेंट्स इनको दें, टैबलेट्स लेकर आए, स्क्रीन यूज करने का इस्तेमाल इनको बताएं, फार्मर्स को एजुकेट करें। और स्पेशली जो हमारा जो नई जनरेशन है, जैसे हम एजुकेटेड क्लास में अगर आई गए हैं गलती से, इस एजुकेटेड क्लास को भी चाहिए कि वो फार्मर्स वाली साइड पे जाए। हम उस साइड पे देखते कि यार वो तो किसानों का काम है, वो तो अनपढ़ बंदे का काम है। अच्छा चट्टा साहब, आपने ऑस्ट्रेलिया गए, आपने वहां पे एग्रीकल्चर फार्मिंग देखी, लाइफ स्टॉक फार्मिंग देखी, तो कैसे कंपेयर करते हैं कि वेयर वी स्टैंड, ऑस्ट्रेलिया कहाँ पे खड़ा है? क्योंकि आपने वहां पे जाती मुशाहिदा किया, वहां पे अपने टाइम गुजारा, तो कैसे कंपेयर करते हैं? सर, मैंने आपको पहले भी बताया कि हमारे यहाँ पे प्रॉब्लम जो है वो सिर्फ नीयतों की कमी है। यहाँ पे गवर्नमेंट नहीं चाहती है कि आप लोग प्रोग्रेस कर सकें। यहाँ पर किसी भी तरह से फार्मर को सपोर्ट देना, और फार्मर देखें, आपकी एग्रीकल्चर अगर सिर्फ आप इस एक सेक्टर को पाकिस्तान में ठीक कर लें और इस बूमिंग पे आ जाएं, अगर आप जापान की मिसाल देखिए, यानी कि पाकिस्तान ने 50s के अंदर, 52 के अंदर जापान के ऊपर जब मुश्किल वक्त आया वर्ल्ड वॉर 2 के बाद, पाकिस्तान भी वाज अ पार्ट ऑफ दैट रीजन जो तवान जापान से लेता था। पाकिस्तान ने बड़ा हेल्प आउट किया, उनके लोन वेव ऑफ किए, उनको सपोर्ट किया। उसके बाद जापान ने क्या किया, अपने मुल्क के अंदर रेवोल्यूशन लेके आए थ्रू एग्रीकल्चर। उन्होंने अपनी टोटल रोड्स डेवलप की, एग्रीकल्चर को इंप्रूव किया, और अपने मुल्क के अंदर एग्रीकल्चर के थ्रू रेवोल्यूशन लेके आए। आज 2000 बिलियन डॉलर प्लस इकोनॉमी के साथ जापान हैज एवरीथिंग इन देयर कंट्री, दुनिया की वन ऑफ द बेस्ट लिविंग कंट्री, यानी हर लिहाज से दे हैव द परफेक्ट स्टैंडर्ड्स। तो रीजन क्या है, एग्रीकल्चर से स्टार्ट हुआ था वो मुल्क, और अब वो मुल्क वो है कि पाकिस्तान के कई कर्जे कई बार वो माफ कर चुका है, आपका एहसान भी उतार चुका है। लेकिन पाकिस्तान आज किन हालात पे है, एंड द रीजन, जिस तरह असद ने भी बात की, जाहिर बात है हमारा जो पढ़ा लिखा तबका है वो एग्रीकल्चर साइड पे नहीं जाना चाहता। यहाँ पे हमारे ट्रेंड बन चुका है कि शायद फार्मर एक अनपढ़ इंसान ही होगा, पढ़ा लिखा बंदा फार्मर नहीं हो सकता। मैं खुद चूंकि जट फैमिली से हूं, और हम लोगों का एग्रीकल्चर सेक्टर हमेशा से रहा है। हम लोगों में भी पढ़े लिखे जो लोग हैं वो पढ़ने लिखने के बाद एग्रीकल्चर साइड पे नहीं जाते। द रीजन इज कि देयर इज नो मच सपोर्ट हियर। यहाँ पे और बहुत से अच्छे बिजनेस अपॉर्चुनिटीज हैं यहाँ पे, और बहुत सी इन्वेस्टमेंट्स है जो बंदा कर लेता है, एग्रीकल्चर से बेटर रिटर्न आपको वहां पे देते हैं। लेकिन मेरे मुताबिक यहाँ पे एग्रीकल्चर पे फोकस करना चाहिए। एक नार्क G1 यानी गार्लिक के अंदर एक सीड इंट्रोड्यूस किया हमारी नेशनल एग्रीकल्चर रिसर्च काउंसिल ने पाकिस्तान के अंदर, दैट इज अ रेवोल्यूशनरी सीड। इस टाइम पे मैंने खुद भी क्रॉप लगाई हुई है, और उसका जो रेट इस टाइम पे मार्केट में हो चुका है, यानी दैट इज अ ग्रेट इनिशिएटिव। और एक लेसन, एक चीज है, हमारे पास यहाँ पे थाउजेंड्स ऑफ चीजें हैं। इसी तरह से अगर जिस तरह हमने G1 का सीड इंट्रोड्यूस किया है, हम बाकी चीजों के सीड्स इंट्रोड्यूस करेंगे तो हमारे मुल्क में एग्रीकल्चर विल इंप्रूव अलॉट। जी चट्टा साहब सही फरमा रहे थे कि एग्रीकल्चर जो मैकेनाइजेशन है, एग्रीकल्चर जो नई टेक्नोलॉजीज को हमारा फार्मर को अडॉप्ट करना चाहिए, गवर्नमेंट को भी फैसिलिटेट, इसमें कोई शक नहीं। सर, एक बहुत अहम शोबा है हमारा इंडस्ट्रियलाइजेशन का। अनफॉर्चुनेटली हम लास्ट 40 ईयर्स में जो इंडस्ट्री लगाई है वो उस तरह से बूम नहीं कर सकी। उसमें बहुत सारे फैक्टर थे, एनर्जी क्राइसिस था, फिर इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं था। तो कैसे देखते हैं कि फ्यूचर के हवाले से, इंडस्ट्रियलाइजेशन के हवाले से कैसे देखते हैं? सर, इंडस्ट्रियलाइजेशन का तो एक बेसिक फिनोमेना या एक फंडामेंटल्स होते हैं कि उनको चीजों की रिसोर्सेज की जरूरत पड़ती है। बिगेस्ट रिसोर्स टू दैट इज एनर्जी। पावर सेक्टर आपका होगा, बिजली चलती होगी। अब बिजली आपको महंगी पड़ रही है,
क्या करना है ये बताएं। सरमायाकार ने इंडस्ट्री लगा के चलती फिरती इंडस्ट्रियां क्लोज हो चुकी हैं पाकिस्तान के अंदर। एप्टमा की बात कर लें, ऑल पाकिस्तान टेक्सटाइल एसोसिएशन, पाकिस्तान एक दफा टेक्सटाइल में भी बड़ा, उसने 52 की बात करें इकोनॉमिक टाइगर के तौर पे देखा जाता है, ऑल्दो ईस्ट पाकिस्तान में वो सारी चीजें थी, लेकिन इंडस्ट्रियां क्लोज हो रही हैं। अब क्लोज अपनी चलती फिरती दुकान को तो कोई बंदा बंद करना पसंद नहीं करेगा ना, कौन चाहेगा कि भाई हमारी जो रोटी चली, जहां से हमें रोटी कपड़ा मकान सारी चीजें आ रही है, उसको क्यों बंद करें। एनर्जी सेक्टर आपके पास वहां पे नहीं है, आपको आपके डॉलर के रेट्स का नहीं पता। इंडस्ट्रियां किस चीज पे चलती हैं सर? रॉ मटेरियल पे चलती हैं, इंपोर्ट पे चलती हैं, एक्सपोर्ट पे चलती हैं। मार्केट को पता ही नहीं अगला वजीर खजाना कौन है, मार्केट को पता नहीं भाई किस रेट पे हमने चीजों को बुलाना है, मार्केट को पता ही नहीं भाई कि एनर्जी का क्या हिसाब किताब है। तो ये सारी चीजें अगर गवर्नमेंट उनको एक रोड मैप दे, इंसेंटिव्स दे, टैक्स में जरा थोड़ी सी आपको क्या कहते हैं रिडक्शन दे, और हमारा टैक्स नेट इतना बैडली इट्स स्ट्रक्चर्ड कि जो इंडस्ट्री वाला बंदा है वो, अब देखें सबसे बड़ी इंडस्ट्री आपका लगता है जो आपका फॉरेन इन्वेस्टर है, फॉरेन दुनिया के अंदर ये मैकेनिज्म है कि फॉरेन इन्वेस्टर्स आते हैं और वो इंडस्ट्रियां यहाँ पे आके इन्वेस्ट करते हैं। पाकिस्तान के अंदर अब आपके आगे टेररिज्म यहाँ पे है, एनर्जी क्राइसिस यहाँ पे है, तमाम वेयर इन अ स्टेट ऑफ क्राइसिस राइट नो। पाकिस्तान को डिक्लेयर करने की कोशिश ये 75 साल से कि पाकिस्तान एक फेल्ड स्टेट हो जाए, बैरूनी कुव्वतें तो नहीं कर सकी, लेकिन पाकिस्तान ने माशाल्लाह इधर कदम रख दिया हुआ है। जी अच्छा, जैसे असद साहब बता रहे थे कि इंडस्ट्रियलाइजेशन के इश्यूज बताते, आप कैसे देखते हैं एज ए एग्रीकल्चर आपका बैकबोन? सर मैं आपको बताऊं, एग्रीकल्चर इज ऑल्सो इटसेल्फ एन इंडस्ट्री। यहाँ पे हम जब मैं कोई क्रॉप लगाता हूँ, किसी भी किस्म की सब्जी की बात करें ना, तो फार्मर बेचारा 15 से 20 रुपए किलो बेच रहा होता है, और मार्केट के अंदर यहाँ पे कंज्यूमर 150 से 200 रुपए बाय कर रहा होता है पर केजी की मैं बात कर रहा हूं। तो अब आप ये देखें कि ये सिर्फ गवर्नमेंट का भी इशू नहीं है, मैंने आपको क्या बताया, रूल ऑफ लॉ जब होगा, यहाँ पे प्राइस चेकिंग वाले जब चीजें कंट्रोल में आएंगी तो ये सब कुछ ठीक होगा। फार्मर बेचारा 15 रुपए किलो बेचे और कंज्यूमर बायर जो है वो घर पे 200 रुपए किलो सब्जी खरीद रहा हो, तो इतना बड़ा गैप क्यों है? ये सब चीजें इट इज बिकॉज कि यहाँ पे हमारे यहाँ पे लॉ को फॉलो नहीं किया जाता। हम फूड अथॉरिटी की बात करें तो यहाँ पे पंजाब फूड अथॉरिटी बनी, बड़ा एक नाम था आयशा मुमताज का, बड़ा दबंग उन्होंने यहाँ पे आके काम किए। शायद एक हुकूमती इदारा उनका जो इंडस्ट्री थी उसके खिलाफ उसने एक्शन किया, आज हमें उसका नाम भी नहीं पता कि वो खातून कहाँ पे गई। बिल्कुल आपने बजा फरमाया। अब प्रोग्राम का जो आखिरी सेगमेंट चल रहा है जी, हमारी जो एक्सपोर्ट्स हैं जी, पिछले साल हम फर्स्ट टाइम इन द हिस्ट्री काफी अर्से के बाद हम $32 बिलियन पे गए थे। एग्जैक्टली। अब इस दफा फिर हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि 20-25 बिलियन डॉलर पे आ जाएंगे। जी, तो क्या समझते हैं इसकी क्या वजूहत हैं कि जो हमारी एक्सपोर्ट्स हैं इस साल फिर कम हो जाएंगी? क्या वजूहत हैं? सर मैं हमेशा से ये बात करता हूँ कि इमरान खान का जो दौर रहा, को पाकिस्तान में दूध की नहरें नहीं बह रही थी, लेकिन अब के दौर से जब कंपैरिजन में बात आती है तो फिर हमें वो दौर बड़ा सुनहरी लगता है कि यार उस टाइम पे तो चीजें बहुत बेहतर थी, क्योंकि ये वो लोग थे जिन्होंने क्लेम किया था कि उस टाइम पे जो आपके मुश्किल हालात है इमरान खान के दौर के अंदर, हम आके इससे इंप्रूव करेंगे। अब जब हम इस कंपैरिजन में जाते तो इमरान खान का दौर हमें सुनहरी लगता है, जो शायद पूरी आवाम को लग रहा होगा, क्योंकि 3.5 गुना महंगाई बढ़ चुकी है। हर चीज के रेट्स यहाँ पे आप देखें तो आसमान से बातें हो रही हैं, चाहे वो गैस हो, इलेक्ट्रिसिटी हो, एनीथिंग। अब इंडस्ट्री को भी ये तमाम चीजें फॉलो करनी पड़े। जिस बंदे का 1 लाख रुपया बिल था जिस फैक्ट्री का, आज वो 3 लाख रुपया बिल दे रहा है। जब ये प्रॉब्लम होगी तो किस तरह से चीजें चलेंगी सर? जी चट्टा साहब ने जैसे फरमा रहे हैं कि जो हमारे एक्सपोर्ट्स की वजूहत बता रहे थे, आप कैसे देखते हैं कि जो हमारी एक्सपोर्ट्स हैं वो कैसे बढ़ा सकते हैं? सर पाकिस्तान जिस स्टेट ऑफ क्राइसिस में ना, हमें हर पिछला दौर आने वाले दौर से बेहतर ही लगेगा। जिस क्राइसिस में हम इस दफा मुब्तला हैं, इसके लिए आपको डिसीजंस लेने पड़ने, टफ डिसीजंस लेने पड़ने, और पाकिस्तान को इस क्राइसिस से निकालने के लिए एक ही सेक्टर काफी है, और वो सेक्टर है एक्सपोर्ट सेक्टर। क्या आप अपने एक्सपोर्ट को देखिए, 2 ही तरीके होते हैं ना पैसे कमाने के, या तो आप अपने स्टेट बैंक में डॉलर छाप लें, वो आप छाप नहीं सकते, या तो फिर आप अपने ये करंट अकाउंट डेफिसिट और ट्रेड डेफिसिट को सरप्लस में लेके जाए। कोई चीज बनाएंगे, इंडस्ट्रियां खुलेंगी, एलसीज खुलेंगी, चीजें यहाँ पे प्रोड्यूस करेंगे, अपने रीजन को टारगेट करेंगे, तो हमारा एक्सपोर्ट लेवल ऊपर जाएगा। एक्सपोर्ट लेवल ऊपर जाएगा तो पाकिस्तान कमाएगा, कर्जे उतारेगा। जिस लूप होल में हम दाखिल हो चुके हैं ना, ये हर पिछला दौर हमें आने वाले दौर से बेहतर ही लगेगा, लेकिन अगेन हमें टफ डिसीजंस लेने पड़ने, यहाँ पे इंसेंटिव्स देने पड़ने, और एक क्लियर रोड मैप। देखिए पॉलिटिकल स्टेबिलिटी तो कई अभी आप चले जाएं कैपिटल हिल में चले जाएं, अमेरिका में चले जाएं, यूरोप में चले जाएं, ब्रेक्जिट के बाद वहां से अभी तक 4 वजीर आजम बदले गए हैं, लेकिन वो अपनी कुछ शोबों को पॉलिटिक्स से अलग रखते हैं। इकोनॉमी को पॉलिटिक्स से अलग रखना है, रिफॉर्म्स को पॉलिटिक्स से अलग रखना है, उसके लिए आप चार्टर करें। अच्छा असद साहब, हमारे प्रोग्राम का वक्त खत्म हो जाता है। असद नवीद साहब, आपके प्रोग्राम में आने का बहुत शुक्रिया। बिलाल चट्टा साहब, आपके भी प्रोग्राम में आने का बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, आज हमने बात की कि पाकिस्तान के जो करंट इकोनॉमिक इश्यूज क्या हैं, फिर उनके सॉल्यूशंस क्या हैं, हमारे जो फॉरेन रिजर्व क्यों कम हो रहे हैं, और फिर वे फॉरवर्ड क्या है। इस पर हमने बहस की, बातचीत की। प्रोग्राम का वक्त खत्म हो जाता है।
अगले प्रोग्राम में फिर एक नए सब्जेक्ट के साथ फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए इजाजत दीजिएगा। अल्लाह हाफिज।